यहाँ पे सभी लोग नोट्स बनाएंगे। कल अपन बात किए थे ऑप्टिकल रिजोल्यूशन, ठीक है, दिख रहा होगा ऑप्टिकल रिजोल्यूशन। तो ये क्या होता है ऑप्टिकल रिजोल्यूशन? अपन बोले थे सेपरेशन ऑफ इलेंशियोमर्स, इतना भी लिखा तो चलेगा। सेपरेशन ऑफ इलेंशियोमर्स मतलब इलेंशियोमर्स को सेपरेट करना। अब इलेंशियोमर्स क्या होते हैं? मिक्सचर रहता है डी और एल का, मतलब एक डी रहता है तो दूसरा एल रहता है। लिख लो सेपरेशन ऑफ इलेंशियोमर्स फ्रॉम देयर मिक्सचर, बस इतना सा। आउट ऑफ, हाँ अब दिख रहा है। इसी को अपन बोलते हैं ऑप्टिकल रिजोल्यूशन। अब यहाँ पे नोट लिख लो, as enantiomers have similar physical properties, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप लिख लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, solubility. As enantiomers have similar यार लेट क्यों आते हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा लेट व्हाई। As enantiomers have similar physical properties like melting point, boiling point and solubility, it is difficult to separate them with fractional distillation and crystallization. ये डिस्टिलेशन समझता सबको? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन 9th क्लास में था, जब दो से ज्यादा चीजों का मिक्सचर रहता है एंड उनका जो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से लेस रहता है, मतलब बहुत बारीक सा उनका अंतर रहता है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में। तो ऐसा इनका कहानी है कि फिजिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होने के कारण मतलब इनकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, तो इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगा नहीं सकते या फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन लगा नहीं सकते। तो फिर क्या कर सकते? तो कल हमने देखे थे इनेंशियोमर को सेपरेट कर सकते हैं कब? जब हम उसमें कोई कायरल रिएजेंट ऐड करते हैं। तो लिखेंगे उसको, यहाँ ही लिख देता हूँ यहाँ से, enantiomers can be separated by adding कायरल रिएजेंट्स। कौन सा रिएजेंट डालेंगे ना बाबा? कायरल, कोई भी बना सकते हो आप, वो कायरल होना चाहिए। तो मैं आगे में यहाँ पे लिख रहा हूँ कायरल कायरल रिएजेंट डालने के बाद क्या फॉर्म होता है? नेक्स्ट लिख सकते हो, द डायस्टीरियोमर्स फॉर्म, मतलब ये कायरल डालने के बाद डायस्टीरियोमर फॉर्म हो जाता है, कैन बी easily
separated by fractional and crystallization. Fractional distillation and fractional, यहाँ पे लिख देता हूँ fractional distillation and crystallization. मतलब वो डायस्टेरोमर में कन्वर्ट हो गए तो फिर अपन उनको इजीली क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं. The diastereomers formed can be easily separated by fractional distillation and fractional crystallization. समझ रहा है सबको? कल अपन पढ़े थे, इसका एग्जांपल लिखते थे अपन. एक एग्जांपल लिख लो फिर अपन कन्फर्मर स्टार्ट करते हैं. थोड़ा सा छोटा लिखूंगा मैं, नहीं लिखेगा तो बताना. ये उल्टा लिख देता हूँ मैं. तो एक डी है तो एक क्या है, एल है. ये दोनों क्या है, इनैंशियोमर से. तो इसमें अपन कोई क्या कर देते, कोई ये ला लेते थे. ये कायरल सेंटर है आपका, चार अलग अलग ग्रुप है तो कायरल रीजन. इसमें भी वही मिला देते अपन. इससे और इससे एक प्रोडक्ट आपस में ये फॉर्म होंगे. H2O चला जाएगा. आप यहाँ से ये H2O हटा दो, सपोज ये ऐसा कर रहा है. और H इधर से, H इधर से ले लिया, H इधर से, H इधर से ले लिया. तो जो बच गया उसको चिपका देना है. फिर तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख लेता हूँ, क्राउडेड हो गया. यहाँ पे क्या होगा, OOC. फिर बाकी से लिख सकते हो. मेरा दिख रहा है. सेम यही चीज यहाँ पे भी रिपीट होगी. यहाँ पीएच, अब ये दोनों को देखो आप. यार फिर से इन्होंने गड़बड़ कर दी. ये दोनों को देखो, ये दोनों क्या लग रहे हैं आपको? इनका अगर आप वैसे समझ में नहीं आ रहा तो वैसा आप आरएस कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो. तो ये दोनों आपको डायस्टेरोमर्स मिलेंगे. डायस्टेरोमर्स. अगर ऐसा नहीं समझ में आता तो आरएस कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो आप. जैसे ये देखो, इसमें से सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है, ये ऑक्सीजन एक पे आएगा. ये पीएच ये दो पे आएगा. मतलब फिर तीन, ये ऐसा आ जाएगा. तो कौन सा है, आर. हाइड्रोजन वर्टिकल पे है तो आर रहेगा ये. ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आर. और ये बाजू वाला देखो बेटा, ये है कार्बन से है, ये भी कार्बन से. तो ये वाला ज्यादा ही रहेगा, इसका 1, A2, A3. ये कौन सा आ रहा है, एस. आर एस कॉन्फ़िगरेशन है ऊपर वाला, है ना, बराबर है. बोलते जाओ, आर एस कॉन्फ़िगरेशन. ये वाला बताओ, ये 1 2 3, ये एस कॉन्फ़िगरेशन है. और ये 1 2
3, ये कौन सा है, ये भी एस है। देखो अब, तो ये आर का एस हो गया, ये एस का एस ही रहेगा। मतलब जब ऐसा सिमिलर आ जाते हैं कॉन्फ़िगरेशन, तो वो डायस्टेरोमर हो जाते हैं। अब ये इनैंशियोमर है कि नहीं, ये देख सकते हो आप। ये 1 2 3, 1 2 3, तो देखो ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया आर, क्योंकि हाइड्रोजन ऊपर है ना। मेन बात है यहाँ पे कि हाइड्रोजन मतलब वर्टिकल पे था, वर्टिकल पे हुआ तो चेंज नहीं होता है ना। तो ये कौन सा था, एस। देखो ये आर का एस है, इसका मतलब ये कि ये दोनों क्या है, इनएंशियोमर है। क्लियर हो गया सबको। डायस्टेरोमर वैसे नहीं समझता है, तो आप उसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आप देखोगे कि वो सिमिलर है, उसका भी एस है, उसका भी एस, एक भी सिमिलर हुआ, क्योंकि इनएंशियोमर्स में कभी सिमिलर नहीं होते। चलिए, आ गए सबको समझ में। ओके आदित्य, ठीक है, साथ में समझ गया, तो लिख लिया होगा आपने ये। तो नेक्स्ट हेडिंग आपको डालना है यार, कन्फर्मेशनल आइसोमर। ये मिटा दो, मैं सबका हो गया। तो कन्फर्मेशनल मतलब रोटेशन होता है जिसमें, तो रोटेशन कहाँ होता है, हमने देखा था कार्बन कार्बन, सिग्मा कार्बन, जो सिग्मा बॉन्डेड रहते हैं उन पे अपन क्या करते हैं, रोटेशन करते हैं। तो अब एक इसमें लिख लो क्या होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन समझता, अलग अलग डायरेक्शन में वो रहते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ ओरिएंटेशन में exist of molecules, infinite number of orientation may exist of a molecule by rotation of carbon carbon sigma bond is known as conformations। मतलब जब अपन रोटेट करते हैं, तो रोटेट करने के बाद अलग अलग पोजीशन पे ला सकते हैं। जैसे कल भी बात की थी, ये एक प्लेन है, इसको अपन अलग अलग एंगल पे रोटेट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा जीरो से 60 के बीच में अगर अपन रोटेट कर रहे हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री, तो अलग अलग ओरिएंटेशन रहेगा ना उसका। हाँ, तो उसको कल अपन बात किए थे, स्क्यू फॉर्म बनेगा। और कोई भी एंगल से आप थोड़ा सा भी रोटेट करो तो वो अलग हो, उसका ओरिएंटेशन मतलब जो एक्सिस है वो अलग हो जाएगा, एक दूसरे से वो अलग हो जाएगी। बात समझ रहे हैं?
तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड आपको ध्यान देना है, सिग्मा बॉन्ड को अपन क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड। क्लियर है? इतना ही, इनको रोटोमर भी बोल सकते हो, रोटोमर। अब ये कन्फर्मर को कैसे रिप्रेजेंट करते, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ कन्फर्मर लिख लो। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कन्फर्मर, तो न्यूमैन, सॉहर्स, इसमें अपन फिशर प्रोजेक्शन भी डालेंगे। तो पहला अपन बात करते हैं न्यूमैन। न्यूमैन प्रोजेक्शन, तो न्यूमैन प्रोजेक्शन में और सॉहर्स में कंफ्यूजन अगर होता है, तो सॉहर्स आपको समझ में आता है, घोड़ा है ना, लकड़ी की काठी, काठी का घोड़ा। इसमें क्या होता है न्यूमैन में, सिर्फ दो ही चीज याद रखो, फ्रंट कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, बैक कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। सर्कल को ऐसे बनाते हैं, ऐसा बड़ा सर्कल बना। ठीक है, एक एग्जांपल लिख लो इसके। जैसे इथेन है, CH3 कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाला एक कार्बन, ये वाला दो कार्बन, ये सामने रहेगा, मतलब ये ऐसा डॉट, इसको तीन हाइड्रोजन है, अलग अलग 120 में लगा दो ऐसे, है कि नहीं। तो ये H, ये H, ये H, और ये दूसरा है, इसको सर्कल से बनाएंगे अपन। इसको कहीं पे भी रख सकते हो, अब ये तीन ऐसे हैं, तो ऐसा रख देते हैं, अभी अपन 60 डिग्री इसको तोड़ देते हैं। तो ये इथेन को इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। दिस इज न्यूमैन प्रोजेक्शन। ठीक, समझ में आ गई एक बात न्यूमैन प्रोजेक्शन की। तो दूसरा अपन सॉहर्स देख लेते हैं इसमें। दूसरा देखेंगे अपन सॉहर्स प्रोजेक्शन। तो इसमें क्या होता है, टिल्टेड लाइन ड्रॉन। इसमें टिल्टेड, टिल्ट मतलब स्लैंट लाइन अपन ड्रॉन करते हैं, और जो फ्रंट कार्बन है, इन विच फ्रंट कार्बन इज लिटिल लोअर, इतना ही लिखते, ज्यादा कुछ नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल इथेन का ही इसमें भी लिख देते, CH3 कैसे रिप्रेजेंट करते। तो ये फ्रंट कार्बन हो गया 1 नंबर, बैक कार्बन हो गया 2 नंबर। तो ये 1 को इधर रख देते हैं, और 2 को इधर, ये 1, ये 2। एंड उसके बाद यहाँ पे अपन कैसे भी कर सकते हैं, ये तीन हाइड्रोजन है, उसमें से एक अभी नीचे रहेगा, और बाकी अपन क्या करते हैं, 120 डिग्री ले लो आप, ये इनको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो।
उसके बाद यहाँ से, यहाँ पे मैंने कल भी बताया था, जो ये इसमें से जो बड़ा ग्रुप है वो नीचे लाना, या फंक्शनल ग्रुप है उसको नीचे लाना। फिलहाल यहाँ तो कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, आप इसको सिंपल सा ऐसा बनाना। तो कल मैंने आपको समझाया था कि जैसे बड़ा ग्रुप कोई इधर पे हो या फंक्शनल ग्रुप हो, तो नीचे वाले पोजीशन पे लाना, क्योंकि जो नीचे वाली पोजीशन है उस पे वो टॉप पोजीशन पे जाती है। टॉप पोजीशन मतलब ये या तो इसमें फीचर प्रोजेक्शन में या तो ये नीचे जाएगा और ये या तो ऊपर जाएगा। सर कार्बन के आगे फिर से एक बार सेंड करो, क्या पूछ रहे थे, मिस करके मैंने। तो ये कौन सा कार्बन होता है अपना, ये वाला फ्रंट कार्बन होता है, ये वाला फ्रंट कार्बन। और ये वाला कौन सा होता है, बैक कार्बन, रियर कार्बन बोल सकते हो। समझ में आ रहा है? तो एक आधी मैं इसमें एग्जांपल आपको, अभी ये न्यूमेन से आप 100 हॉर्स बना सकते हो, 100 हॉर्स से फिर फिशर प्रोजेक्शन बना सकते हो। मतलब फिशर प्रोजेक्शन बनाना है तो कैसे, इससे फिशर प्रोजेक्शन तीसरा लिख ही लो ना, फिशर प्रोजेक्शन। इसमें क्या होता है, फिशर प्रोजेक्शन में वर्टिकल लॉन्ग चेन वर्टिकल पोजीशन पे रहती है ना। लॉन्ग चेन जो होती है वर्टिकल पोजीशन पे रहती है, और जो सब्स्टिट्यूएंट है वो हॉरिजॉन्टल। सब्स्टिट्यूएंट कहाँ रहती है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन से। एक एग्जांपल अपन देख लेते हैं कि अगर आपको ह्यूमन दिया तो उसका फिशर प्रोजेक्शन कैसे बनाओगे। सपोज आपको ह्यूमन दिया है, ऐसा आपको न्यूमन स्ट्रक्चर दिया है, तो इससे ही आप क्या कर सकते हो, इससे ही आप 100 हॉर्स बना सकते हो। इसमें देखो आप, ये कार्बन है आपका एक, तो ये कार्बन ऐसा ड्रॉ कर लेंगे, और दूसरा कार्बन नीचे है, इधर पे मतलब पीछे साइड में। अब इस कार्बन को जरा खुद ही देखो आप, इस कार्बन को, सामने वाले कार्बन को, बड़ा वाला जो है वो एक हाइड्रोजन है, देखो एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक CH3, तो सीधा सीधा CH3 कहाँ आएगा, नीचे आएगा। पीछे वाले कार्बन में भी बड़ा वाला ग्रुप जो है वो कहाँ जाएगा, CH3 ऐसा आएगा। और बाकी फिर आप समझते हो, ये H, ये H, उसके बाद ये H, और ये, तो इससे ये बन गया। इससे आप क्या करोगे, इससे आप फिशर प्रोजेक्शन बनाओगे। इससे ये बन गया, इससे फिशर प्रोजेक्शन। अब फिशर प्रोजेक्शन में ये और ये दो कार्बन है, मतलब ऐसा इंटरसेक्शन दो हो जाएगा, है ना, ये और ये। इसमें ये एच एच लगा, इसमें एच और एच लगा है, CH3। ये देखो ये वर्टिकल है, या तो इसको आप 1 बोलो, तो ये वाला ऊपर लगा हुआ है, और ये CH3 कहाँ आएगा, नीचे आएगा। ये वाले में 2 H है, तो साइड में 2 H ले लो। इसमें भी 2 H है, तो साइड में 2 H ले लो। तो ये इस तरह से आप बना सकते हो फिशर प्रोजेक्शन को। तो समझ में आ गया क्या रे बाबा? एकदम आसान था।
कल हमने डिस्कस किया था, तो उससे आपको क्लैरिटी ज्यादा आई होगी। ओके स्वीटी सर, फ्रंट कार्बन अपर आएगा क्या या नीचे? यार मैंने अभी तो बताया था, फ्रंट कार्बन में लिखा भी है, तुम कहाँ ध्यान देते? ये फ्रंट कार्बन है, अभी तो लिखा था मैंने। हर चीज तुम्हारे दिमाग में जो चल रही है वो ऑलरेडी मैंने लिख चुका हूँ। ओके डिम्पल, डिम्पल बोल रही इट्स सो सिंपल। तो अब थोड़ा सा अपन ये न्यूमन प्रोजेक्शन का, हाँ फिशर प्रोजेक्शन में ना, अच्छा फिशर प्रोजेक्शन में देखो, जरूरी नहीं है, आप कैसे भी लिख सकते हो। ये वाला जो फ्रंट कार्बन है ये ऊपर भी ले सकते हो और नीचे भी ले सकते हो, आपकी मर्जी। क्योंकि वो दोनों एक ही होती है, चेन यहाँ से भी स्टार्ट हो सकती है, ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ। ये फिशर में कैसे लिख सकते हो? मैंने जैसे ये वाला जो कार्बन है ये 1 है, ये 2 है, ये 1 वाला ये लिया, 2 वाला ये लिया, इसको जो बड़ा ग्रुप है ऊपर आएगा, इसको जो बड़ा ग्रुप है वो नीचे आएगा। उल्टा भी कर सकते हो आप, बराबर है, उसको उल्टा भी कर सकते हो। अच्छा, अब थोड़ा सा इथेन का अपन अलग अलग पोजीशन में क्या क्या होता है जरा वो देख लेते हैं, एंगल घुमाते हैं अपन, ठीक है? तो अब हेडिंग डालो आप, कंफर्मेशन ऑफ इथेन। तो सबसे पहला, इथेन का कंफर्मेशन बनाने के लिए आपको, इथेन अभी मैंने बताया था, ऐसा ले लो H, ये H, ये पीछे में सर्कल होगा बड़ा वाला कार्बन के लिए। अब पहला वाला अपन यहाँ पे सपोज ये देखते हैं कि ये भी इसी को ही, इसी के जैसा ही लगा हुआ है या इसी के पीछे लगा हुआ है। तो यहाँ पे ये सामने वाला कार्बन और पीछे वाला कार्बन, उनके बीच में जो एंगल बनता है, उस एंगल को अपन बोलते हैं डायहाइड्रल एंगल। कल बात किए थे डायहाइड्रल एंगल। तो वो कितना है यहाँ पे, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। क्योंकि कार्बन, एक कार्बन दूसरे कार्बन से छुप गया है, तो डायहाइड्रल एंगल क्या होगा यहाँ पे? कोई कोई किताब में आपको ये भी दूसरा नाम मिल जाएगा, इंटरफेसियल। दोनों एक ही है, डायहाइड्रल एंगल और इंटरफेसियल एंगल दोनों एक ही है। अब इसको अपन क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, 60 डिग्री से रोटेट करेंगे। तो रोटेट किसको करना है? रोटेट करना है बैक साइड, बैक वाले को रोटेट, रियर कार्बन बाय 60 डिग्री। तो अभी जरा खुद ही सोचो, इसको और इसको, ये बीचों बीच आएगा, क्योंकि ये वाला अपना 120 है वैसे दिखता है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। अब इसको, ये इसके पीछे में है, अब इसको 68 लाना है, तो अपन क्या करेंगे, सीधा सीधा इधर पे इसके बीचों बीच ले आएंगे, इसको इसके बीचों बीच ले आएंगे, इसको बीचों बीच ले आएंगे। तो यहाँ पे थीटा कितना होगा? अरे बाबा, होगा कि नहीं? दिख रहा होगा सबको? बिल्कुल होगा, ओके। अब फिर क्या करते हैं, फिर से 60 रोटेट करते हैं, यहीं पे बना देते हैं। फिर से क्या करते हैं, 60 डिग्री रोटेट करते। तो इधर पे जरा ध्यान देना, ये वाला जो है ये इसके पास आ जाएगा, ये वाला इसके पास आ जाएगा, ये वाला इसके पास आ जाएगा, बराबर है?
यहाँ पे बना देता हूँ मैं। ये फ्रंट वाला तो वैसे ही रहेगा, उसको भी हिलाना नहीं है, बराबर, उसको तो हिलाना नहीं है। अब ये वाला इधर आ जाएगा इसके पास, मतलब ऐसा, ये वाला इसके पास में आएगा, ये वाला इसके पास में। तो ये थीटा हमने क्या कर दिया, ओरिजिनल से 120 बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं आप, 120। तो ये पहला स्ट्रक्चर हो गया अपना, ये दूसरा स्ट्रक्चर ले लेते हैं, ये तीसरा स्ट्रक्चर, सबको दिख रहा है क्या। अब अपन रोटेट करेंगे तो क्या होगा, मैं ऐसा वापस लेफ्ट साइड की तरफ आता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए, रोटेट ही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। अब इसको रोटेट करेंगे और 60 डिग्री से, 60 डिग्री रोटेट। तो यार ये ब्लैक वाला जो है ये 60 डिग्री से यहाँ आ जाएगा बीच में, ये यहाँ आ जाएगा, आएगा कि नहीं। अब ये हम बोल रहे हैं कि ये वाला हाइड्रोजन इधर आ जाएगा मेरे ख्याल से, बराबर है, और ये वाला इधर आ जाएगा, और ये वाला इधर आ जाएगा। तो थीटा कितना हो गया, ये 180 हो जाएगा, और ये फोर्थ वाला है अपना ट्राइगोनल, और 60 से रोटेट करूं। अब आप बोलोगे कि रोटेट क्यों करना, रोटेट इसलिए करना है कि आपको ये समझ में आएगा कि क्या क्या फॉर्म इसके बन रहे। तो फिर से रोटेट करने के बाद क्या हो जाएगा, ये वाला रोटेट, ब्लैक वाला पीछे वाला इधर आ जाएगा। चलो एक बार करके देखते हैं, 60 डिग्री रोटेट, तो 180 में 60, 200, कितना हो जाएगा, 240। ओके, तो एक और रोटेट है बस, फिर रोटेशन नहीं होगा, अपने को पता है, 360 रोटेट कर दिया। तो ये वाला हाइड्रोजन इधर आ जाएगा रे, ये वाला कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा, और ये वाला इधर आ जाएगा। क्या इतना आप सबको समझ गया। अब मेरे को बताओ, इसको 360 रोटेट करेंगे, इसी को मतलब 60 डिग्री रोटेट कर दीजिए, मतलब ये वाला जो हो गया ये अपना क्या है, थीटा इज इक्वल टू 240, और ये फिफ्थ वाला है, नहीं फोर्थ वाला है, फिफ्थ वाला है, बराबर है। अभी इसको रोटेट करते हैं 60 डिग्री से, यहाँ बना देता हूँ मैं, सबको दिख रहा होगा यार, थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रक्चर हो गए तो एडजस्ट कर लो। बताओ, ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, ये थीटा इज इक्वल टू क्या कर दिया हमने, 360, एंड ये कौन सा हो गया, छठा। सभी दिख रहा है, सब कुछ क्लियर है। अब इसमें से मेरे को ये बताओ, एटलीस्ट जो एक्लिप्स्ड, जो स्टैगर्ड, वो कौन कौन से है, एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड कौन से है। तो एक्लिप्स्ड पहला वाला कहाँ पे अपना, ये है, ये है ना, कहाँ लिखा था मैंने इसमें, वन, वन नहीं लिखा था, उसकी मिटा दिया, थीटा इज इक्वल टू 0, ये वन स्ट्रक्चर है। तो पहला वाला एक्लिप्स्ड हो गया, हाँ, दूसरा वाला क्या हो जाएगा, स्टैगर्ड हो जाएगा, तीसरा वाला क्या हो जाएगा, एक्लिप्स्ड, चौथा वाला स्टैगर्ड, पांचवा वाला एक्लिप्स्ड, और छठा वाला staggered। सही बने थे ना। सर लास्ट में 120 से रोटेट किया क्या सर, लास्ट में मैंने क्या किया, 120 से रोटेट नहीं किया ना रे, 60 से रोटेट किया। पहला, तीसरा और पांचवा, दूसरा, चौथा और छठा, ये सभी क्या है,
ये एक इक्लिप्स फॉर्म है। अच्छा, 240 से कि 300 हो जाएगा, वो 300 यार, सॉरी मैंने 360 लिख दिया क्या मैंने? 240 से 60 मतलब 300 होगा। 300 डिग्री, वो ध्यान नहीं रहा। फिर उसके बाद इसमें और 360 करते तो फिर वही आ जाता, ओरिजिनल ही आता था, है ना? 360 कर लेते तो फिर यही वाला आ जाता, 60 रोटेशन, तो वही आ जाता 360। तो इस तरह से ये स्टैगर्ड फॉर्म है। और ये एक्लिप्स है। एक्लिप्स मतलब सोलर एक्लिप्स वगैरह। तो आप ये याद रखो, ग्रहण हो, जो ग्रहण होता है सूर्य ग्रहण, वैसा आपको समझ में आएगा। एक्लिप्स मतलब एक के पीछे दूसरा ढक जाता है, तो एक्लिप्स फॉर्म होता है। क्या ये सबको समझ में आ गया? समझ में आ जाएगा। अब इसमें आपको थोड़ा सा और एक चीज में आपको याद रखो, ये दो मेन चीज तो है, बट यहाँ पे आपको तीन वर्ड और याद रखने हैं। एक तो एंटी, एक तो एंटी, एक तो क्यू, और एक तो गॉस। ठीक। एक तो एंटी, एंटी मतलब अपोजिट, वैसे समझ में आ जाएगा। मतलब अगर कोई दो ग्रुप एकदम अपोजिट में है, जैसे ये और ये, एंटी फॉर्म हो गया। एंटी मतलब अपोजिट, ये समझ जाएगा। क्यू मतलब 0 और 60 के बीच में जो भी एंगल रहे। स्क्यू मतलब 0 और 60 के बीच में जो भी एंगल से रोटेट कर रहा है, तो दैट इज। एंटी मतलब अपोजिट। अभी लिख लो। एंड गॉस एक अलग ही है, जब ये 60 डिग्री पे होता है, एग्जैक्टली 60 डिग्री पे, जब कोई बल्कि ग्रुप होता है। थोड़ा सा उसका अलग कॉन्सेप्ट है। जनरली यहाँ पे गॉस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपन पढ़ेंगे इसको। गॉस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। दूसरा जो लोन पेयर है, उसके 60 डिग्री पे, लोन पेयर के 60 डिग्री पे बल्कि ग्रुप होना चाहिए। अब बल्कि ग्रुप बोलोगे क्या है? बल्कि ग्रुप मतलब जैसे CH3 C2H5, बड़े बड़े ग्रुप, लार्ज ग्रुप। लार्ज ग्रुप लोन पेयर के 60 पे है, तो गॉस फॉर्म होता है। और ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है या होता है। एंटी भी स्टेबल होता है, क्योंकि दो बड़े बड़े ग्रुप एकदम अपोजिट साइड में होते हैं, तो लेस रिपल्सन होता है। यहाँ पे क्या होता है बेटा? रिपल्सन बहुत कम होता है एंटी में, और इसके कारण एंटी स्टेबल होता है। लेकिन अगर गॉस यहाँ पे अपन बात करें, तो वो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है, बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अपने एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। एंटी तो आपको समझ में आ जाएगा, एक इसको एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखो, क्यू स्टेबल, देखो स्टेबिलिटी ऑर्डर अपन देखेंगे उसका। क्यू, अभी स्टेबिलिटी, ये दो फैक्टर के ऊपर आपको ध्यान देना है कि क्यू में क्या होता है। यस, कि जैसे ये एक CH3 और इसके बाजू में ही CH3 लग गया, तो उनमें रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो जहां ज्यादा रिपल्शन होगा, वहां पे स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। लेकिन एंटी में वो बड़े बड़े ग्रुप, एक CH3 इधर है और एक CH3 इधर है सपोज, तो एंटी में रिपल्सन मिनिमम होने के कारण स्टेबिलिटी रहती है। लेकिन जो गॉस
फॉर्म है उसमें ये स्पेशल केस है कि 60 डिग्री के विद रिस्पेक्ट में अगर कोई सपोज हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है या लोन पेयर 60 से लोन पेयर के 60 डिग्री पे कोई बड़ा ग्रुप है तो वहां पे वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और तब ये दो सिचुएशन में बल्कि ग्रुप या लोन पेयर या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया तो फिर वो गॉस इफेक्ट वहां लगेगा और वो सबसे ज्यादा स्टेबल हो। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। अनुज भी बोल रहा है एक एग्जांपल कर लेते हैं। तो ये आपको इधर पे दो फॉर्म आ गया, याद आ गया, आपको ध्यान में आ गया। तो ये इसके बाद में ये समझना इजी है, पहले ये समझ लो आप। और क्यू का हमने कल ही बात किए थे, 0 और 60 के बीच में जो भी एंगल आप रोटेट कर रहे हो दैट इज क्यू फोर। एंटी मतलब 180, देखो एंटी मतलब 180 और कॉस मतलब 60 डिग्री, ऐसा याद रखो। तो एक एग्जांपल अपन यहाँ पे कर लेते हैं तो आपको थोड़ा सा ये हो जाएगा। तो आज का जो लिखा हुआ है वो बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे, लगे तो एक बार वीडियो देखेंगे, क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूजिंग भी होता है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है। और एक बार नहीं समझ रहा तो कोई बुरी बात नहीं है, दोबारा समझ लो, बट समझना जरूरी। तो सपोज मैं बोल रहा था कि कॉस इफेक्ट की बात कर रहे थे। सपोज मैं एक एग्जांपल आपको यहाँ पे बताता हूँ। जैसे ये एक कार्बन दो और ये OH लगा दिया, ठीक। ये बैक साइड कार्बन बनाता हूँ अभी, और इसको मैं सेम वही ग्रुप लगाता हूँ OH H। तो अब यहाँ पे ये दोनों बड़े ग्रुप है, देखो ये पहला वाला कार्बन है, इसमें 3 ग्रुप है, मतलब ऐसा हो गया ना, इसमें 2 हाइड्रोजन है और एक OH है। और दूसरा वाला कार्बन भी सेम 2H है और एक OH है। अब उसमें से ये वाला पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है। लगे तो आप इसका 100 हॉर्स बना सकते हो। ये बड़ा वाला ग्रुप नीचे रखना है और ये दोनों यहाँ रख देना है। ये बड़ा वाला ग्रुप मतलब ये वाला नीचे करना है, इसको रोटेट करोगे तो ये तो दोनों एक ही है, ऐसा ग्रुप है। अब ये 100 हॉर्स प्रोजेक्शन हो गया। बट यहाँ पे न्यूमेन में अपन गॉस कहाँ देखते हैं, न्यूमेन। अब ये दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है पहले ये समझो। एक इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर जैसे पानी है HOH, सपोज HOH, ये पानी मैंने बनाया, पानी में पानी मिलाते हैं ना अपन, याद है? याद क्या पता है, पानी में पानी मिलाते तो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये निगेटिव रहता है, ये पॉजिटिव रहता है, इनके बीच में एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनता है जिस बॉन्ड को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। अब आप बोलोगे सर पानी में अल्कोहल मिलाते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा क्या? अल्कोहल क्या होता है? अल्कोहल क्या होता है? CH3OH। तो क्या होगा? अभी जैसे सपोज इसका ये है, सपोज ये निगेटिव है, इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो एच 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 बॉन्ड बन गया, तब हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। तो सेम यही चीज यहाँ पे भी होता है। ये OH है, मतलब एक O और एक H, और दूसरे का H और O। तो ये इसको और ये इसको एक बॉन्ड बनाएगा, जो बॉन्ड को अपन बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड इसके बीच में बनेगा, इसके बीच में बनेगा।